हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के विकास में अपभ्रंश और अवहट का योगदान। अपभ्रंश प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत तथा आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के बीच की कड़ी है। इस दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि आधुनिक हिंदी की सारी मूलभूत विशेषताएं अपभ्रंश पर ही आधारित हैं। वस्तुतः ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना, शब्द भंडार तथा साहित्यिक प्रवृत्तियाँ किसी भी आधार पर हम अपभ्रंश के अभाव में आधुनिक हिंदी की कल्पना नहीं कर सकते। हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योगदान को विशेष रूप से दो प्रमुख स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला भाषा के स्तर पर, दूसरा साहित्य के स्तर पर। हिंदी भाषा को अपभ्रंश का योगदान। मूल प्रवृत्ति। किसी भी भाषा का विकास प्रायः संयोगात्मक से वियोगात्मक रूप की ओर होता है। संयोगात्मक भाषा में प्रायः कारकीय विभक्तियाँ या प्रत्यय प्रातिपदिक में ही शामिल होते हैं, जबकि वियोगात्मक भाषा में ये सभी पक्ष अलग अलग होने लगते हैं। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा थी, जबकि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक की यह प्रवृत्ति हिंदी को मूलतः अपभ्रंश से ही मिली है। ध्वनि संरचना। ध्वनि संरचना के स्तर पर हिंदी ने संस्कृत की जटिल ध्वनियों को प्रायः अस्वीकार किया है तथा संस्कृत से भिन्न कुछ सहज ध्वनियों को स्वीकार किया है। ये सारी प्रक्रियाएं आमतौर पर अपभ्रंश काल में ही पूरी हुई थीं। जैसे संस्कृत की दीर्घ रि, ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ जैसे ध्वनियाँ अपभ्रंश में ही लुप्त हो गई थीं, ये हिंदी में भी नहीं हैं। ह्रस्व का विकास हिंदी में अ, इ, उ, ए तथा री के रूप में हुआ है। तत्सम शब्दों को छोड़कर यह प्रवृत्ति भी अपभ्रंश की ही देन है, जैसे कृष्ण का किशन, मातृ का मात। संस्कृत के आरंभिक तथा अंतिम हलंत व्यंजनों का अपभ्रंश में प्रायः अभाव होता रहा है। यह स्थिति हिंदी में भी बनी हुई है, जैसे जगत का जग, महान का महा, स्रोत का सोता, घृत का घी। ट वर्ग में ड और ढ ये दो ध्वनियाँ अपभ्रंश में पहली बार विकसित हुई थीं। ये ध्वनियाँ धीरे धीरे अपभ्रंश की हिंदी को देन हैं, जैसे ड लड़का, भेड़िया इत्यादि, ढ बढ़िया, कड़ाही इत्यादि। अपभ्रंश में संस्कृत की कुछ ध्वनियों के रूप परिवर्तित होने लगे थे, जैसे तालव्य श और मूर्धन्य श का स हो जाना, श का छ और दंत मूर्धन्य श हो जाना, त्र का त इत्यादि हो जाना। ये रूप आधुनिक हिंदी तक भी प्रायः बने रहें। उदाहरण के लिए पक्ष का पंख, मित्र का मित, साक्षी का साखी। नासिक व्यंजनों जैसे अंग, य, ण, न के जटिल संयोग को सरल बनाने के लिए अपभ्रंश में अनुस्वार के प्रयोग की परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक चलती आई है। जैसे गंगा का गंगा, नीलकंठ का नीलकंठ, प्रत्यंचा का प्रत्यंचा। विसर्ग के लोप की जो प्रवृत्ति अपभ्रंश में दिखाई देती है वह हिंदी में बनी रही है, जैसे गुरु का गुरु हो जाना। संयुक्त व्यंजनों के परवर्ती व्यंजनों के द्वित्वीकरण तथा पुनः क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रक्रिया में हिंदी के बहुत से शब्द अपभ्रंश ने निर्मित किए हैं, जैसे अद्य का अज, फिर आज हो जाना, कर्म का कम तथा फिर काम हो जाना। हिंदी के स्वरों में आय तथा ओ ध्वनियाँ मूलतः अपभ्रंश की ही देन हैं। अपभ्रंश से पहले ये ध्वनियाँ प्रायः उपलब्ध नहीं होती थीं। व्याकरणिक संरचना। व्याकरण के स्तर पर भी अपभ्रंश ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योगदान का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ नपुंसक लिंग के रूप भी चलते थे। अपभ्रंश ने नपुंसक लिंग को अस्वीकार कर दिया। हिंदी में भी नपुंसक लिंग का अभाव है।
संस्कृत में एक वचन और बहुवचन के स्थान के साथ द्विवचन का प्रयोग होता था। अपभ्रंश में द्विवचन बहुवचन में ही शामिल हो गया। हिंदी में भी यही स्थिति है। कारकीय रूप रचना की दृष्टि से अपभ्रंश का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें निर्भिक्तिक पदों के प्रयोग के साथ साथ प्रसर्गों के प्रयोग की परंपरा शुरू हुई थी। हिंदी की वाक्य संरचना भी मूलतः प्रसर्गों के प्रयोग पर आधारित है। हिंदी के कई प्रमुख प्रसर्गों का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है, जैसे सही का से हो जाना, केर का के की हो जाना। क्रियाओं की रचना में अपभ्रंश ने संस्कृत की इंडट परंपरा के स्थान पर कृदंतों के प्रयोग पर बल दिया। वर्तमान हिंदी भी एक कृदंत प्रधान भाषा है। संस्कृत में प्रायः संयुक्त क्रियाओं की परंपरा अधिक विकसित नहीं हो सकी थी। अपभ्रंश में संयुक्त क्रियाओं की परंपरा का तीव्र विकास हुआ और यही परंपरा आगे चलकर हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी। उदाहरण जैसे रटनतऊ जाई, जो अपभ्रंश में था वही हिंदी में हो गया रटता जाता है। हिंदी की अधिकांश क्रियाएं तद्भव हैं। स्वाभाविक रूप से इस तद्भवीकरण का श्रेय अपभ्रंश को ही है। विशेष रूप से सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं सीधे सीधे अपभ्रंश से प्रभावित दिखती हैं, जैसे करई का करय हो जाना, करऊ का करौ हो जाना। हिंदी के अधिकांश सर्वनामों का विकास अपभ्रंश की परंपरा से ही हुआ है, जैसे मई का मैं हो जाना, तुई का तू हो जाना। हिंदी के विशेषण भी सीधे सीधे अपभ्रंश से प्रभावित नजर आते हैं। विशेष रूप से यह बात सार्वनामिक विशेषणों तथा संख्यावाची विशेषणों पर लागू होती है। उदाहरण के लिए जैस का जैसा हो जाना, एक का एक हो जाना, ऐस का ऐसा हो जाना, चौगुण का चौगुना हो जाना। शब्द भंडार के स्तर पर भी अपभ्रंश ने हिंदी के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। इस संबंध में अपभ्रंश का योगदान 3 बिंदुओं पर देखा जा सकता है। पहला, अपभ्रंश ने संस्कृत के जटिल शब्दों के रूप को परिवर्तित किया तथा शब्द भंडार के स्तर पर सरलीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया। सरलीकरण की प्रक्रिया का यह अनिवार्य परिणाम यह था कि हिंदी भाषा को तद्भव शब्दों का एक विशाल भंडार मिला। आज भी हिंदी अपनी मूल प्रकृति में तद्भव भाषा नजर आती है। इसके अधिकांश प्रचलित शब्द तद्भव ही हैं, जैसे काम, आज, हाथी, बाजार, दही, घी, मूर्त इत्यादि। देशज शब्दों का विकास भी अपभ्रंश में शुरू हुआ। प्रायः घरेलू जीवन से संबंधित शब्द या ध्वन्यात्मक शब्द इसके भीतर आते हैं। उदाहरण के लिए तड़पई, किलकिल, घूंघट, मुग इत्यादि। हिंदी साहित्य को अपभ्रंश का योगदान। जिस तरह से अपभ्रंश ने हिंदी भाषा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी प्रकार उसने हिंदी साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योगदान को हम 2 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला है कथ्य के स्तर पर और दूसरा है शिल्प के स्तर पर। तो पहला कथ्य के स्तर पर योगदान। कथ्य के स्तर पर योगदान का अर्थ यह है कि अपभ्रंश ने संस्कृत साहित्य से अलग लोक जीवन पर आधारित साहित्य की शुरुआत की, जिसमें स्थापित होने वाली कुछ विशेष परंपराएं या रीतियाँ आगे चलकर हिंदी साहित्य में भी बनी रहीं। ऐसी प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे वीर गाथाओं की रचना पहली बार अपभ्रंश के चारण कवियों के यहाँ दिखती है। वीर गाथा की यह परंपरा हिंदी साहित्य के आदिकाल तथा रीतिकाल में विशेष काव्यधारा के रूप में प्रकट हुई। अपभ्रंश में चरित काव्यों की रचना की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसका विशेष प्रयोग कुछ रासों तथा जैन काव्यों में दिखाई देता है। हिंदी में भी यह परंपरा आधुनिक काल तक लगातार बनी रही है। भक्ति काल का सर्वाधिक सफल महाकाव्य रामचरितमानस तथा आधुनिक काल का प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी भी चरित मूलक ही है। अपभ्रंश में धर्म से संबंधित साहित्यिक रचनाओं का प्रणयन बड़ी मात्रा में हुआ। इस काल में स्वयंभू ने पयुम चरयू की रचना की जिसका स्पष्ट प्रभाव रामचरितमानस पर दिखता है। पुष्पदंत ने कृष्ण लीला का वर्णन किया, जिसका संबंध कुछ मात्रा में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से जोड़ा जा सकता है। अपभ्रंश में सिद्धों और नाथों ने जो रचनाएं की, उसमें संध्या भाषा का प्रयोग किया गया तथा सामाजिक असमानताओं और नारी के माया रूप पर कड़ी
चोट की गई। आश्चर्यजनक रूप से ठीक यही प्रवृत्तियाँ भक्तिकाल के संत साहित्य में दिखाई देती हैं। अपभ्रंश में इन सभी परंपराओं के साथ साथ एक छोटी सी परंपरा लोक काव्य की भी चल रही थी, जिसमें संदेश रासक, बीसल देवरासो आदि रचनाएं आती हैं। यह परंपरा किसी न किसी रूप में आकर चली आ रही हैं। 15वीं शताब्दी में ढोला मारू रदुहा इसके एक विशेष उदाहरण के रूप में सामने आने वाली रचना है। दूसरा है शिल्प के स्तर पर योगदान। अपभ्रंश ने परवर्ती हिंदी साहित्य को न केवल संवेदना के स्तर पर बल्कि शिल्प के स्तर पर भी प्रभावित किया है। अपभ्रंश के शिल्प संबंधी योगदानों को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे पहला है, संस्कृत साहित्य में वर्णिक छंदों की बहुलता दिखाई देती है, जबकि अपभ्रंश में पहली बार मात्रिक छंदों की शुरुआत हुई। इससे स्वाभाविक रूप से तुकांत की परंपरा शुरू हुई। तब से आज तक हिंदी में मूल रूप से मात्रिक छंदों का ही प्रयोग होता आया है। अपभ्रंश के मुख्य छंदों में गाहा, दूहा तथा छप्पे की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि हिंदी के दो सर्वाधिक प्रचलित छंद दोहा तथा चौपाई मूलतः अपभ्रंश से ही हिंदी को मिले हैं। काव्य रूपों के स्तर पर भी हिंदी साहित्य पर अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अपभ्रंश काल में प्रसिद्ध काव्य रूपों में रास, फाग, चाचरी, कुलक तथा पद महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कई काव्य रूपों का अनुकरण बाद के कवियों ने किया है। कबीर के साहित्य में चाचरी के कुछ उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास की रचना रामलला नहचू पर फाग काव्य रूप का प्रभाव दिखता है। सूर और मीरा ने भक्ति काल के अन्य कवियों के साथ साथ अत्यधिक पदों की रचना की है। हिंदी साहित्य को अपभ्रंश का एक बड़ा योगदान काव्य रूढ़ियों के विकास से संबंधित है। हिंदी साहित्य में जो काव्य रूढ़ियाँ सामान्यतः दिखाई देती हैं, उनका संबंध संस्कृत साहित्य से कम, अपभ्रंश साहित्य से अधिक है। प्रबंध काव्य की शुरुआत में मंगलाचरण, दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा, मुक्त काव्य में कवियों द्वारा अपना नाम प्रयोग करने की परंपरा तथा नक्षिक वर्णन जैसी काव्य रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में ही व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगी थीं। अपभ्रंश का एक और महत्वपूर्ण योगदान दोहा चौपाई की कड़बक बद्ध शैली विकसित करने में है, जिसमें प्रायः 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। यह शैली भक्ति काल में जायसी और तुलसी जैसे महान कवियों के यहाँ भी मिलती है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा तथा साहित्य के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने में अपभ्रंश ने असीमित योगदान किया है।